अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है और आज जो BBC उर्दू की रिपोर्ट है कम से कम उससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि जो वोटर्स टर्नआउट है वो काफ़ी कम है क्योंकि वहाँ जो एक्शन कमेटी है वो इस सारे मामले में अलग थलग खड़ी है, तो उसका असर तो यकीनन इंतखाबी अमल के ऊपर आना था, जिसकी रिफ्लेक्शन आज नज़र भी आती है। अभी नताइज आना शुरू होंगे तो हमें पता चलेगा कि किसकी पार्टी की क्या पोजीशन है। अभी मीरपुर के अंदर जो 13 नशिस्तें हैं उसके ऊपर आज पहला मरहला इंतखाबात का वो चल रहा है। दूसरी तरफ इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनका वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई तल्ख और जहर आलूद किस्म का रवैया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो झलकता हुआ हमें नज़र आता है। उसमें आज एक मज़ीद इजाफ़ा हुआ और एक मज़ीद धमकी अमेज़ बयान उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा दाग दिया। जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मई वाला मार्का हुआ है, मार्का है जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने इंडिया के वो तैयारे मार गिराए जिसके लिए मोदी साहब को बड़ा नाज था कि राफेल होंगे तो हम पाकिस्तान को तो खड़ा ही नहीं होने देंगे, लेकिन पाकिस्तानी J-10C और JF-17 थंडर्स ने उनको मार भगाया। 7-8 जहाज़ उनके तबाह हो गए और उनकी बेसिस जहां पाकिस्तानी फतह मिसाइल पहुंच सकता था उसने सारी वो बेसिस को भी हिट किया। वो तकलीफ़ अभी उनकी बरकरार है। तो पाकिस्तान को बहुत ही एक अच्छी हिकमत अमली के साथ इस मामले में दुनिया के साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया के जो अज़ाइम पाकिस्तान के हवाले से हैं वो मुझे लगता नहीं है कि वो उस शिकस्त को अभी तक कबूल कर पाया है और उसका कोई ना कोई तरीका निकालेगा कि पाकिस्तान को जहां उसको मौका मिले नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उसकी एक झलक तो हमें बलूचिस्तान और KP के हालात में नज़र आती है कि कहीं वो BLA की मदद से पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी करता है, कहीं TTP की मदद से पाकिस्तानी इलाकों में दहशत गर्दी करता है और अफ़गान सॉइल को इस्तेमाल करता है पाकिस्तानी इलाकों में खून रेज़ी फैलाने के लिए। लेकिन खुली जंग जो है उसको भी कभी रूल आउट नहीं करना चाहिए। वो जो उसको मार पीटी हुई है मई के अंदर, उस मार का बदला लेने के लिए वो दोबारा कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा और पाकिस्तान को उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। नेतन्याहू वो जा रहे हैं अमेरिका के दौरे के ऊपर और नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ वो किया है जो शायद कोई भी उसका बड़े से बड़ा दुश्मन, कोल्ड वॉर ईरा में देखें तो सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों आपस में एक दूसरे को तोड़ने के लिए या कमज़ोर करने के लिए कोई ना कोई हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे होते थे, कुछ नया तरीका ढूंढते थे। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर दोनों अपना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन नेतन्याहू अकेले ने वो कुछ अमेरिका के ख़िलाफ़ कर दिया है शायद जो चीन और रूस या कोई भी अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी मिलकर उसके साथ नहीं कर सकता था। ईरान जंग में अमेरिका को वो घुसेड़ लाया है कि आओ जाके इसके ऊपर हमला करते हैं, और ये तो 4 दिन अमेरिका की ताकत के मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये जो जोम था ट्रंप के अंदर भी था कि हमारी तो ताकत इतनी ज़्यादा है तो हम इस जंग में जाएंगे तो ईरान तो आगे से खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन ईरान ने उस जंग में जिस इस्तिकलाल का और हिम्मत का मुजाहरा किया उसके नतीजा अब यह है कि इस इलाके के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा मौजूद है कि अमेरिका यहाँ से निकल गया तो क्या होगा। ये फ़िज़ा क्यों खौफ की पैदा हुई है? ईरान तो इतनी बड़ी ताकत नहीं है, ना उसके पास फ़िज़ाइया है ना उसके पास नेवी है। ईरान के पास सिर्फ मिसाइल थे और वो ड्रोन्स थे जिसकी मदद से वो इस इलाके के अंदर जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनको वो निशाना बनाता है। इन तमाम इलाकों के ममालिक के पास अमेरिका ने बहुत जदीद तरीन वो एयर डिफेंस सिस्टम दिए हुए थे कि जो भी मिसाइल आएगा, जहाज़ आएगा तो आप यहाँ से चलाओगे तो आप उसको फ़िज़ा में मार गिराओगे तो आप मुकम्मल तौर पर महफूज है, ख़तरे की बात ही कोई नहीं है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जब ईरानी मिसाइल जाते हैं या उसके ड्रोन जाते हैं तो इन ममालिक में वो जो इंटरसेप्टर्स हैं जो नीचे से फायर किए जाते हैं वो बड़ी तादाद में ख़त्म हो चुके हैं और ख़ुद जो स्टॉक पाइल्स अमेरिका के अंदर हैं उसमें भी बड़ी किल्लत पाई जाती है। अमेरिकी अब जो उनके थिंक टैंक्स हैं और जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि इस सिचुएशन में अगर चीन ये फ़ैसला करता है कि हमने ताइवान पे कब्ज़ा कर लेना है या रूस ये फ़ैसला करता है कि हम यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला करते हैं और ये जो यूरोप और अमेरिका ने पिछले 3-4 साल से नाक में दम किया हुआ था अब इनको मार भगाते हैं यहाँ से, तो अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है कि रूस का या चीन का या दोनों का अगर उसको मुकाबला करना पड़ जाए तो अपने हलीफ जो साथी हैं उसके उनकी मदद कर सके या ख़ुद इंटरफेयर कर सके, क्योंकि स्टॉक पाइल्स अमेरिका के अंदर भी कम हो गए। इस इलाके के अंदर जितने उसने वो मिसाइल सिस्टम लगाए हुए थे, रडार सिस्टम लगाए हुए थे, ईरान उनको हिट कर रहा है, एट विल हिट कर रहा है। वो ड्रोन जाता है, उसका शायद ड्रोन 20-25 हज़ार 30 हज़ार डॉलर का है, वो उसके मुकाबले में $1 मिलियन का मिसाइल फायर करते हैं। लेकिन वो मिसाइल फायर कर करके अब स्टॉक पाइल इतने डिप्लीट हो चुके हैं कि वो उसको अब सोचते हैं कि आज चलाएं या आज इस मिसाइल को गिर जाने दें और किसी जगह पे नुकसान होता है तो उसको बर्दाश्त कर लें। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी जंगें खोलना आसान नहीं होता और ईरान को अगर सब्र वो अपना बरकरार रखने में महीना 2 महीने और कायम रहता है तो अमेरिका के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं होगा कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठे
और उससे एक ऑनरेबल डील करे। वो जो कहता था रोज़ ट्रम्प के ईरान में मेरे से हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि मेरे से मुआहदा कर लो, तो शायद ट्रम्प को वो फ़ोन करना पड़े, वो जिसके अंदर वो कहे कि मैं माजरत चाहता हूँ माजी के बयानात की, आओ बैठते हैं और बात करते हैं। खुली जंग में अभी भी अमेरिका के मुकाबले में कोई नहीं है। इतनी बड़ी उसके पास नेवल पावर और इतनी बड़ी उसके पास एयर पावर है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कौम है ईरानियन जो उस तकलीफ़ को सहने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं कर रहे, हम मुकाबला करेंगे, ठीक है जो नुकसान हमारा हो रहा है, लेकिन हम जवाबी तौर पर अमरीकी जो अहदाफ है उनको निशाना बनाते रहेंगे। और इस सारे मामले के अंदर जो शख्स एक नेतन्याहू अमेरिका को इस जंग में खींच के लाया था, उसको इस जंग का हिस्सा बनाया था, सिर्फ वो आराम से बैठा हुआ है। बाकी उसके इलाके के सारे हलीफ ममालिक जो अरब ममालिक हैं वो भी निशाने पे, अमेरिका भी तकलीफ़ में है, नेतन्याहू आराम से बैठा हुआ है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, हसन मुर्तज़ा सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी पंजाब से। हसन मुर्तज़ा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। शफ़ी जान साहब वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ। शफ़ी जान साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल भी वी होप के शॉर्टली हमें ज्वाइन कर लेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब आपसे आगाज़ करते हैं जी। कश्मीर के इलेक्शन में BBC कहती है कि टर्न आउट ना होने के बराबर है। आपकी जमातों की जो आपस की पॉलिटिक्स है वो देखें तो लगता है कि बहुत बड़ी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी है इंतखाबात की, और अच्छी मुकाबले की फ़िज़ा है। आपका तजिया क्या? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे मौका दिया। देखें, वो इलेक्शन जब स्टार्ट हुए तो उस वक्त बिल्कुल एक जमूद की सूरत हाल थी। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, हर तरफ बेयकीनी की सूरत हाल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें पहल लीड ली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वहाँ गए, लोगों से मिले और उन्होंने वहाँ के हकूक़ की बात की, ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की, वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश की बात की। तो उससे कुछ लोगों में उनका जो है वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहाल हुई, वहाँ पे कोई माहौल बना। फिर PMLN की क़यादत गई। देखें, इलेक्शंस के अंदर इल्ज़ामात भी लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। दो मुखालिफिन जब आपस में लड़ रहे हों, वो बेशक इकट्ठे भी बैठे हों, लेकिन जब इंतखाबात में होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे तो उन्होंने सियासत वही करनी है जो मौजूदा ज़मीनी हक़ायक़ होंगे उनके मुताबिक। उस पर कुछ तलखियाँ भी हुई, लेकिन उससे वो एक्टिविटीज़ बहाल हुई और अब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा है, जो उसका बयानिया था हक़ हाकमियत का, हक़ मलकियत का, हक़ रोज़गार का, वो इसी बयानिए के साथ GB में गए थे और GB में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और अब हम यहाँ पे भी उसी बयानिए के साथ खड़े हैं और हमें उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। बाकी धांधली की जो रिपोर्ट्स, जो शिकायत हमने की, वो हमारा हक़ था, उसको देखना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। वायलेशन की निशानदेही, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो हैं नज़रअंदाज की, कोई उस पर उन्होंने खातिर खा एक्शन नहीं लिया। अगर वो लेते तो आज जो हमारा एक कारकुन शहीद हुआ और काफ़ी जगह से जो लड़ाई झगड़े की इतलात मिली या बेज़ाब्तियों की इतलात मिली, अगर वो बर वक्त कार्रवाई करते तो शायद ये माहौल जो है ये खुशगवार भी रहता, ये तलखियाँ भी इतनी ना बढ़ती। सही। और उसकी शफी जान साहब, आप क्या कहते हैं? आप आज़ाद कश्मीर में जो मीरपुर के इंतखाबात जो पहला मरल है उसके ऊपर PTI का क्या रद्द-ए-अमल है? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। जहां तक तहरीक इंसाफ का मौकफ था वो सही साबित हुआ। आज आपने देखा होगा कि कश्मीर में टर्न आउट था वो ना होने के बराबर था। आप जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया वो सही साबित हुआ। ये इसके अलावा भी मैं ये कहूँगा कि आपने देखा होगा कि इन द एंड ऑफ द डे स्केड्यूल चेंज किया गया। हम तो शुरू में कह रहे थे कि इस माहौल में वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता। वहाँ कश्मीरी अवाम जो है वो सड़कों पे है, वो अपनी हुकूक की जो एक उनका एहतजाज है वो शुरू है। एक मुआहिदा किया गया था एक्शन कमेटी में और हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। दोनों को उसका पास रखना चाहिए था, हुकूमत को भी और एक्शन कमेटी को भी। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है नदीम साहब, इनके पास एंगेज करने की एबिलिटी नहीं है। और फिर आपने एक नूरा कुश्ती भी देखी होगी दोनों जमातों के दरमियान, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान।
ऐसी नूरा कुश्ती की नूरा खुद शर्मा गया है वहां पे। आपने देखा होगा नदीम साहब के जेपी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया नून लीग में कि हमारे साथ इन्होंने धांधली की। ये 30 मिनट के लिए बजट के इजलास में नाराज हुए और फिर एक फोन कॉल पे राजी हो गए। जेबी की हुकूमत इनको दे दी गई और फिर वही नूरा कुश्ती आपको कश्मीर में नजर आई। तो इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सिक्के के दो रुख है, तो उनकी बात सही साबित हो रही है। और जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है, जो टर्न आउट है, जो तहरीक इंसाफ का फैसला है, वो दुरुस्त साबित हुआ। बैरिस्टर दानिश साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम भी करता हूँ। दो चीज़ें हुई हैं जी इस इंतखाबी अमल के दौरान। राना सनाउल्लाह ने बराह रास्त नाम लेकर जिस तरीके से वो करप्शन का इल्ज़ाम लगाया कि अरबों रुपए के फ़ंड्स दिए गए सिंध को और वो सारे फ़ंड्स यहाँ से दुबई पहुँच गए। और दूसरा फिर इस इंतखाबी अमल के दौरान बाकी तो जो इल्ज़ाम वाम लगे ही, लेकिन आज जो टर्न आउट है वो देख के तो लगता ही है कि वहाँ के लोगों ने ना आपको कबूल किया ना पीपल्स पार्टी को कबूल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नदीम साहब, पहले तो ये इंगेज करने की बात करते हैं कि लोगों की इनके पास इंगेज करने की एबिलिटी नहीं है। अगर इंगेज करने की एबिलिटी तफरीक, नफ़रत और आग लगाने का बयानिया है तो वाकई नहीं है। अगर इंगेज करने की एबिलिटी आपके अफवाज को बुरा भला कहना है, आपके इदारों को बुरा भला कहना है, आपके शहीदों का और शोदाओं का मजाक उड़ाना है, तो वो शायद हमारे पास नहीं है और इनके पास बहुत बेहतर वो एबिलिटी है। जहाँ तक वोटर टर्नआउट का मसला और मामला रहा है, आई थिंक इट वाज अ फेयर टर्नआउट। जिन हालात में इलेक्शंस हो रहे थे वहाँ एक अनसर्टनिटी थी। लोग सोच रहे थे कम होंगे, ज़्यादा होंगे। लोग बाज़ दफ़ा जो, क्योंकि इस सीटों पे लोग बाहर भी बहुत होते हैं, लोग अपनी सीट्स करा कर आते हैं। कुछ लोग सारी सिचुएशन की वजह से नहीं भी आए, बट दैट इज़ नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बैलेट बॉक्स, और बैलेट बॉक्स से शेर निकल रहा है। और शेर इसलिए निकल रहा है कि लोगों को तामीर और तरक्की वाला कश्मीर चाहिए, लोगों को मजबूत कश्मीर चाहिए। आपको यकीन है कि बैलेट बॉक्स से शेर निकल रहा है? इंशाल्लाह। अभी तक आपके सामने रिजल्ट्स हैं, 9 सीटें हम जीतेंगे इंशाल्लाह। 13 में से 9 आप जीतेंगे? 9 हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हमें एक तो हमारी तय किया हुआ है आपने, फिर इलेक्शन क्या करना था? सब ऐसे ही तय कर लोग नहीं, आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स के जो आपका पहले 12-15 डब्बे लिखते हैं ना, तो आपको तयन हो जाता है कि हवा किस सिमत चल रही है। 12 में से 13 में से 9 आपकी आ रही हैं? इंशाल्लाह आएंगी। अगर 9 ना आई तो चले 8 आ जाएंगी, लेकिन इंशाल्लाह आएंगी। और वो इसलिए आएंगी कि लोगों ने गाली गलोच तफरीक के बयानिए को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है। लोग जो हैं दे वांट सिग्निफिकेंस डिफरेंस, और हम वाहिद जमात है। देखें, आपके पास बीमारी है, आप मोहल्ले के सारे डॉक्टर्स के पास जाके हो आए तो आपको पता है कि हाँ एक डॉक्टर है जिसके पास मैं जाऊंगा, मैं मेरा इलाज का, मेरा बीमारी का हल निकाल देगा, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे बताएं कि हमारा इलाज जो है, हमने जिस तरह कंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग ऑफ द प्रोविंस, पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स उठाए वो आप छोटे से छोटा हमारा प्रोजेक्ट उठाएं। हमारा मुआवजना देखिए, ये तो थे नहीं। अगर पीपल्स पार्टी के साथ अगर आप हमारा मुआवजना कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के पास क्या है? व्हाट डू दे हैव टू सेल? मतलब मुझे बताएं, कराची की कुछ सड़कें या जो अपने उनका बैड गवर्नेंस तो कहते हैं सिंध का सारा पैसा दुबई पहुंच गया। बैड गवर्नेंस है, सिंध का पैसा दुबई पहुंच गया। सर देखिए, मैं क्योंकि मेरी ऐसी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू में लेने से कासर हूँ, हमेशा आई ट्राई टू अवॉइड। लेकिन मुझे अब पता तो नहीं कि पैसे मैंने खुद जाते हुए देखे नहीं, लेकिन जो दास्तानें हैं वो आपके सामने हैं, जो उनकी इनकॉम्पिटेंस की दास्तानें हैं। देखें, एक सूबे में वो पिछले 11-12 साल से बैठे हुए हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पीटीआई के जो हमारे भाई हैं, हमारे कोलीग्स हैं, ये 11 साल से 13-12 साल से ये भी बैठे हुए हैं। आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। आप 4 किलोमीटर बाहर जाएं तो आपको पुरसाने हाल कोई नहीं है। पेशावर इनका जो गढ़ है, उसके BRT के अलावा, कभी उसके उल्टे दरवाजे और कभी सीधे दरवाजे के अलावा दे हैव नथिंग मोर टू सेल। तो हम वाहिद जमात हैं जो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अपना इलेक्शन की नैरेटिव लड़ा है। आप देखें, हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, हम अपनी सलाहियत, हमारे अपने अंदर जो एबिलिटी है, हम उस एबिलिटी को हाईलाइट करें। उस एबिलिटी को हाईलाइट करते हुए अगर दूसरा अपने आप को कम समझे, दूसरा अपने आप को समझे कि हम उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो वो फिर उनका अपना एक वो है। लेकिन हम अपनी एबिलिटीज़ को हाईलाइट करें, अपनी कारकर्दगी को, अपने काम को, और जो हमारी USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट वी आर हाईलाइटिंग। और लोगों ने उस पर एतमाद भी दिखाया है। हसन मुर्तज़ा साहब, 9 सीटें तो हो गई हैं जनाब दानियाल साहब की जमात की, और उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। आपकी टूटी सड़कें हैं कराची की, तो फिर तो मेरा ख्याल है बाकी जमातें फारिग ही समझें अपने आप को। हसन मुर्तज़ा साहब। मलिक साहब, अब हम क्या उस पर जवाब दें? अगर फॉर्म 47 ना हो ना, तो ये 9 सीटें कह रहे हैं, ये 9 पोलिंग नहीं जीत सकते। अब दावे करने को ये फिरते हैं
कौन सी एबिलिटी, किस एबिलिटी की बात करते हैं? कश्मीर में इन्होंने दिया क्या है? देखिए, इनके पास और कुछ है ही नहीं है माँ सिवाय इल्ज़ामात लगाने के। अब इलेक्शन कश्मीर में हो रहा है, कह रहे हैं जी कराची में करप्शन होगी, जी कराची में हालात ये देख लें। भाई मेरे साथ लाहौर में आओ, शादबाग चलते हैं, उसकी हालत देखो, सब्ज़ी मंडी की हालत देखो। ये गाज़ियाबाद है, डिफेंस के बिल्कुल मुलिका आबादी है, गाज़ी रोड पे वाक़ है। आओ मैं आपको उसका हाल दिखाऊं। मेरे साथ चलो चुंगी अमर सद्दू, उसका हाल देखो। मेरे साथ चलो अवान टाउन, उसका हाल देखो। आप कहाँ की, आपके शहर लाहौर में जो तरक्की का मंबा आप समझते हैं, पिछले महीने वहाँ पे छत गिरी है, 14 बच्चे मर गए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कल आपके पंजाब के अंदर एक नाले का बंद टूटा है, 3 बच्चे डूब के मर गए हैं। परसों इधर निश्तर कॉलोनी में एक बच्चा डूब के मर गया है। आप खुदा के लिए आप किस बयानिए पे खड़े हुए हैं? आप ना अपने इत्तेहादी को छोड़ते हैं, ना अपने मुखालिफ को छोड़ते हैं। आपकी कारकर्दगी की बात आप कश्मीर में मुझे बताएं ना। 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तीनों पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 पीपल्स पार्टी ने दिए हैं। आप कहते हैं हम किया ही कुछ नहीं है। आप 4 बसें लेके वहाँ चले गए हैं। मुल्तान वालों के ट्वीट तो पढ़े ज़रा। शेरजान नाम है उसका, ट्वीट पढ़े। उसने कहा जी हमें हमारी बसें उठा के उधर दे दी हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ी जी शफाफियत है और बड़े हम 9 सीटों पे आगे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? ये चैनल्स पे तो हम भी देख रहे हैं। आप कहाँ पे खड़े? बात कही है, सारे हम कश्मीर में मौजूद हैं। इलेक्शन के अमल का ही वो पूरे इलेक्शन का जो अमल है ना, उस सारे पूरे अमल को ही आपने वो नीलम दरिया के अंदर ही मुझे लगता है उसको देखिए ना, एक चीज आप कहते हैं कि फॉर्म 47 ना हो तो 9 पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सकते उठा के। अब मैं आप कहते हैं कि मैं अगर एमन फील्ड लेके बैठ 9 पोलिंग स्टेशन नहीं और मैं कहूँ जी एमन फील्ड का मुझे हिसाब दे, 2024 में इलेक्शन कैसे जीते? तो नहीं है। मैं कहूँ जी कि आपने 11 अरब का जहाज लिया है, 10 अरब की पीआईए बेच दी है, ये कोई तरीकाकार है? आप शफी जान साहब को मौका दे रहे हैं कि वो मजीद निश्तर तेज करके वो बरसाएं। खुद आप खेलने के लिए मैदान दे देते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पीटीआई तो गाला कट दी है। मैंने सुना नहीं है। साहब आपने मेरे सवाल का नहीं जवाब दिया। सर फरवरी 2024 में अगर फॉर्म 47 से ये जीते हैं तो आपने कहा कि वो 9 पोलिंग स्टेशन ना जीते, तो फिर ये इलेक्शन कैसे जीते हैं फरवरी का? सर मैं कश्मीर में कह रहा हूं जी, फरवरी का इलेक्शन तो ये बड़े वाज़ेह मार्जिन से जीते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, इन्हें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो फॉर्म 47 तो उसी में था, तो अब 47 आपने इधर जोड़ दिया लाके कश्मीर में। मैं वही कह रहा हूं कि रिपीट ना किया ना तो उसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा। रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, कह भी रहे हैं और नहीं भी कह रहे। शफी जान साहब, ये पीटीआई के मौक़िफ़ के काफ़ी करीब आ गए हैं हसन मुर्तज़ा साहब, आपको इनकी हमायत का ऐलान कर देना चाहिए। दानियाल साहब कह रहे हैं कि जी हम परफॉर्मेंस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन सी परफॉर्मेंस? किस सेक्टर में इस हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह करदगी दिखाई है? जीडीपी ग्रोथ देख ले, बेरोजगारी देख ले, गुर्बत देख ले। इनसे आप बात करें, ये 26 नवंबर 9 मई पे चले जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी सी तनकीद की, ये फिर रियासती इदारे के पीछे छुपने लगे। तो इनके पास तो और कोई चीज नहीं है नदीम साहब। इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो बयानिया इनका है वो 26 नवंबर और 9 मई है। इनसे पता कर लें कि 70% पाकिस्तानी डेली वेजेस पे काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इन्होंने पिछले हफ्ते 30 रुपए पेट्रोल और डीजल 60 रुपए महंगा किया है। अब हर वो बंदा जो बेचारा मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालता है और जो रोज कमाता है, उसके लिए एक अलग टेंशन है। महंगाई आपके सामने है। तारीख की बदतरीन बेरोजगारी के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। 45% लोग गुर्बत की जो सतह, लकीर की जो सतह है, उससे नीचे जिंदगी बसर करें। आधी आबादी 12.5 करोड़। जीडीपी ग्रोथ 4% पे है। शहबाज शरीफ कहता था इमरान खान साहब के टाइम में कि 6% पे ना रोजगार मिलता है ना तरक्की होती है, तो 4% पे कैसे होगी? कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? इस हुकूमत से जितना जल्दी छुटकारा हासिल किया जाए ये बेहतर होगा, पाकिस्तान की अवाम के हक में भी और पाकिस्तान के हक में भी। दानियाल साहब। नदीम साहब, इन्होंने ग्रोथ की बात की। ग्रोथ, ये सारी चीज़ें तो बहुत किताबी बातें हैं। हमने जब हुकूमत ली, मैं बार बार इनको याद कराता हूँ कि इनके अपने लोग आकर कहते हैं हुकूमत दिवालिया हो, मुल्क दिवालिया हो गया है।
24 घंटों में हो रहा है, 72 घंटों में हो रहा है, और गिनवा रहे थे मिनट्स। वहाँ से लेकर आज अपने मुंह से मान रहे हैं 4% है, 5% है, 6% है। ये आपकी कामयाबी है। पिछले 4 साल से डॉलर अपनी जगह पे खड़ा है। 6% पे छोड़ के गए थे। मारता था, कभी 50 ग्रोथ रुपए, वैसे आपकी 4 साल में कोई एक साल भी नहीं है जिसमें आप 4% पे पहुंचे हो। इन्होंने आपके साथ बड़ी मोहब्बत की है। कभी चले, मैंने आपसे कहा ना कि चले उस चीज़ को छोड़ दे खाली, लेकिन ये बयानिया कि बेहतर है या कम है, या ग्रोथ कम है या ज़्यादा, यही कामयाबी है। जो डॉलर छलांगे मारता था, उसकी छलांगे मारना, रुपये को एक प्रोमिनेंट एक नंबर के ऊपर ला के रोकना ही कामयाबी है। देखिए, ये बात करते हैं किस सेक्टर के ऊपर, आप कौन सा सेक्टर, आप जो सेक्टर उठाएं। पाकिस्तान पहले आप डिप्लोमेसी में चले जाएं, इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, आपसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और आप दुनिया में, आप जो पाकिस्तान दहशतगर्द का जिसके मोहर ये लगवा चुके थे, आज पीस मेकर बनकर सामने आ गए। आप दुनिया में अपने आप को मनवा रहे हैं, आपको हर मुल्क आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, और आपके पासपोर्ट का इज़्ज़त दे रहे हैं। लोग बातें कर रहे हैं, आप जिस चीज़ को उठाएं, आपका पहली दफ़ा जो आपका ट्रेड है वो नेगेटिव नहीं है, ट्रेड सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड डेफिसिट है 40 अरब डॉलर का। देखिए, आपका ट्रेड सरप्लस इसलिए है कि जो 40 अरब डॉलर का डेफिसिट है। नहीं, आप करंट अकाउंट सरप्लस में, करंट अकाउंट्स देखें आप, जिसके ऊपर आप चीज़ों को लेके चलते हैं तो सरप्लस चल रहे हैं। उसकी वजह से आपको देखें, हर इकोनॉमिक इंडिकेटर को आपको लेके चलना पड़ता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स जो आपको दिखाता है कि आप एटलीस्ट एक सही सिमत में चल रहे हैं। आपके ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट सब आपको एनालिसिस आपका बेहतर कर रहे हैं। आप एजुकेशन का शोबा उठाएं, आप पंजाब में हॉस्पिटल्स उठाएं, आप पिंक सॉल्ट उठा लें, आप EV बाइक्स की पॉलिसीज़ उठा लें, आप सेहत कार्ड उठा लें, अपना घर अपना छत उठा लें। मुझे बताएं कि व्हाट आर दे डूइंग इन KP की। हमारा मौजना करना है तो हमारा अमेरिका से तो नहीं मौजना करेंगे ना, आप बरतानिया से तो नहीं करेंगे, आप ये जो सारे बैठे हैं नहीं में मौजना करेंगे ना, आप इनमें इनसे हमारा मौजना करें और आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें, एंड यू सी द डिफरेंस, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। 11 साल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, 11 साल में आपके हस्पताल स्कूलों की सिचुएशन, आप और छोड़ दें यार, कॉस्मेटिक तो बेहतरी है ना नदीम मलिक साहब, आप अच्छा कमा रहे हैं तो अच्छा सूट तो पहन के आ रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ और सूट आपका ऊपर से नीचे तक फटा हो, तो मैं कहूँगा नदीम मलिक साहब मेहरबानी आप इनके हाल देखें। आप पेशावर गवर्नर हाउस से बाहर जाएं, 1 किलोमीटर के बाद आप इनके खड़े और आप वो देखें। मेरे भाई, आप गवर्नर हाउस कराची में आप बाहर निकलें, आप बैठे हो और आप रोडों का हाल देखें। मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, मतलब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, यू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। व्हाट यू हैव अवेलेबल, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हमारा हर आने वाला दिन एक बेहतरी की तरफ है। हम पाकिस्तान की मईशत को एक अच्छे तरीके से चला रहे हैं, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, ये माने या ना माने। देखिए, इनका अगर 2025 और 26 में, आज मैं आपके दफ्तर में अभी 2025 और 26 में दहशतगर्दी के वाकयात में जो पाकिस्तान में शहादतें हुई हैं वो पिछले 10-11 सालों में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं जो आपका ट्रेड डेफिसिट 30 साल खत्म हुआ 40 अरब डॉलर का, मैं आपको भी माजी के तमाम सालों से क्या बात कर दी। नहीं, हालात ही बहुत पतले। नहीं, ये नहीं, ये कहानी जो आपको सुना रहा है ना, उससे क्या थोड़ा सा पीछे चले जाओ। कहाँ जाओ? 2012 से 2013 से आप शुरू करो। 13 में दहशतगर्द थे, जब 12 में मिली ऑपरेशन किया गया, तो हमें उस साल शहीद होने वाले लोगों की तादाद थी 10,000 कुछ पर साल। जब हम जाए, जिस साल हम गए तो 1,000 कुछ हो गई थी। ये आपने, और फिर 2017 में सुने, 2017 के बाद क्या हुआ? एक टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर पैदा किया गया। उस टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर ने किया सर? टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर, जो भी मॉन्स्टर्स पैदा किए, किसने किया? एक टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर आपने और जिसने भी मिलकर किया, वो टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर पैदा किया गया, और पैदा के बाद वो टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर ने तबाही मचा दी। उस टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर को कर्टेल करने के लिए आज हम पे कर रहे हैं ये रोज, हर आने वाले दिन हमारे बच्चे ब्रेक से वापसी पे हमारे जवान, वो इस कौम के बेटे हैं जिनकी जो शहादत दे रहे हैं, और उन सबको सलाम है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इसके ऊपर और बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब, कुछ लोगों के मसाइल हल करने के लिए आप सियासी लोगों को अपना कुछ ताकत, कुछ रास्ता, कुछ हिकमत अमली, उसमें कुछ इजाफा करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि किसी एक जमात से भी लोग मुतमईन है। पंजाब जाऊंगा तो वो ढेर शिकायतों के अंबार सुनने में मिलते हैं, कराची जाएँ तो वहाँ से यही शिकायतें सुनने में मिलती हैं, KP के अंदर हालात वो आपके सबके सामने। तो लोगों के मसाइल आप सारों में से जो भी हल करेगा, लोग उसे मेरा ख्याल है सर पे बिठाएंगे, बहुत इज्जत देंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब। ये चीज़ें जो हैं ये देर पा नहीं होती कि उसको CCD के ज़रिए रोका जाए या जबर के ज़रिए रोका जाए। बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और मैं तो नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी जहाँ पे है वहाँ कोई आइडियल हालात हैं,
लेकिन पीपल्स पार्टी बेहतरी की कोशिश करती है, लोगों को सुनती है, लोगों की तनकीद बर्दाश्त करती है और बेहतरी की कोशिश भी करती है। आपके सामने है जो एक 2008 से 13 तक मीडिया पे जो जिस तरह हमारा ट्रायल किया गया, हर रोज़ टॉक शोज़ में इस तरह लगता था कि सुबह हुकूमत तो नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने बताएं किसी एक के ख़िलाफ़ कभी कोई गुफ्तगू की हो, कोई बात की हो, कोई तनकीद की हो मीडिया के ऊपर। हम तो तनकीद सुनने वाले लोग हैं, लोगों को भी सुनते हैं, उनकी तकलीफ़ों को भी एड्रेस करते हैं। तो होना चाहिए ये कल्चर जो आपने कहा है वो बिल्कुल है। ये अलमिया है कि लोगों का सियासत से, सियासी कारकुनों से, सियासी क़यादतों से एतमाद उठता जा रहा है और लोग अब खुश भी नहीं हैं। अब रोज़ाना की बुनियाद पे अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाएंगे और उनमें रद्दोबदल होगा, उससे ज़राअत भी मुतासर होगी, उससे आपके तामीरात भी मुतासर होंगी, उससे सफ़र भी मुतासर होगा। तो जब ये सारी चीज़ें मुतासर होंगी तो फिर हर गरीब अमीर सारे जो हैं वो उसमें सफ़र कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमारा एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है, लोगों का सियासत से एतमाद उठता जा रहा है। फिर हम सारे लोग आपस में बैठ के एक दूसरे को जिस तरह से गालम गलोच, इज़्ज़त, तौहीन, पगड़ी उछाल, तज़हीक, ये सारा जब हम करेंगे तो किस तरह हम सोच सकते हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तनकीद भी मुस्बत होनी चाहिए और तामीरी होनी चाहिए, अपोजिशन भी इसी तरह ही होनी चाहिए। अब अगर हम आज हमें कोई कुछ कहे, कल हम किसी को कुछ कहें, तो यकीनन लोग तो कहेंगे कि इनकी अपनी लड़ाई है यार, उसमें हमारा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। शफी जान साहब, जो कबूलियत है सियासी जमातों की, उसका कमज़ोर पड़ना बहुत खसारे का सौदा होता है किसी भी मुल्क के लिए। सियासी जमातें मुल्कों को जोड़ के रखती हैं, तो मुझे लेकिन लगता है कि आप बड़ी सियासी जमातें लोगों के अंदर अपनी साख, अपनी कबूलियत वो खोती जा रही हैं। कमज़ोर पड़ गई है आपकी कबूलियत सब जमातों की। इमरान खान एज ए पर्सन इज़ ए वेरी पॉपुलर मैन, लेकिन PTI एज ए पार्टी आप अपनी कबूलियत खो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी कबूलियत खो रहे हैं। लाहौर और कराची में जाके लोगों से पूछें तो आपको वो रिएक्शन सुन के पता चलता है कि पीपल आर नॉट हैप्पी। तो ऐसी क्या कमज़ोरी आ गई है निज़ाम के अंदर कि वो सियासी जमातें कबूल नहीं गई? देखिए नदीम साहब, तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ PMLN है इसका, लेकिन ये मुतबादल नहीं है कि पार्टी एज ए होल इज। नवाज शरीफ की मकबूलियत का ये हाल है कि यास्मीन राशिद से हारा हुआ है। एक शख्स अपनी सीट नहीं जीत सकता, आप कैसे उसकी जुमात को मकबूल कह सकते हैं? आप अगर कराची की बात कर रहे हैं तो कराची का मैंडेट भी तहरीक इंसाफ का था। 20 में से 19 सीटें हम जीत चुके थे जो MQM और पीपल्स पार्टी में बांटी गई है। देखिए, दोनों जमातों के पास इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है। इस मुल्क का हल जो है वो इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजिम उल मलजूम है। ये दोनों जमातें जो है, एक तो सिंध तक महदूद है, बल्कि इंटीरियर सिंध तक महदूद है। दूसरी जमात तो 17 सीटों वाली जमात है। आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में इलेक्शन करवा लें नदीम साहब, जीत इमरान खान की होगी फॉर्म 45 पे। अब उसको 47 पे कैसे कन्वर्ट करना है? कोई नहीं है। अब 5 अगस्त को आपने दोबारा प्रोटेस्ट के लिए कुछ रख लिया है, लेकिन यू डोंट हैव एनी प्लान। ना इमरान को बाहर निकालने का आपके पास प्लान है, ना आपके पास गवर्नेंस का कोई प्लान है। गवर्नेंस पे मनाजरा कर लेते हैं नदीम साहब। अभी दानियाल साहब लगे हुए थे, पंजाब की चीजें गिनवा रहे थे। पंजाब की चीजें मैं गिनवा लेता हूँ। सेहत कार्ड पे पंजाब में हमारे टाइम पे 42 मिलियन लोगों ने इलाज करवाया था, वो सेहत कार्ड इन्होंने बंद कर दिया। 17 पंजाब की इन्होंने बात की, एक फैसलाबाद में उसका ऑडिट हुआ, 1 अरब की करप्शन सामने आई है। वहां पे जो मेडिकल जो वहां पे हॉस्पिटल्स है वो आउटसोर्स हो रहे हैं। इनके पास यूनिवर्सिटियां खैबर पख्तूनख्वा से कम है। अब 4 रोडें पूरे लाहौर में, अगर आप उसको लाहौर कहते हैं तो ये तो फिर गलत होगा। लाहौर में भी सिर्फ 4 सड़कें ठीक हैं। एक वो कैनाल रोड, एक जो जाती उमरा जाती है, गुलबर्ग की कुछ सड़कें आप डाल लें। उसके बगैर आप आउटस्कर्ट में जाए लाहौर के, जिस तरह आप मुर्तजा साहब ने बताया है वही सूरत हाल वहां पे है। खैबर पख्तूनख्वा की इन्होंने बात की। खैबर पख्तूनख्वा आए, आज मनाजरा करते हैं कि हमारे पास कितने वसाइल हैं, आपके पास कितने वसाइल हैं। हमने महदूद वसाइल में अच्छा परफॉर्म किया, तो इसलिए बार हम तीसरी मरतबा हुकूमत में हैं। अमन व अमान की बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान पे ये बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे क्योंकि वहां पे इमरान खान की हुकूमत है, वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है।
नून लीग फेडरल में बैठी हुई है, रियासती इदारे इनके अकॉर्डिंग एक पेज पे है, तो ये नाकामी किसकी है? क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी इन हालात? बताइए दानियाल साहब, टाइम थोड़ा रह गया, दानियाल साहब सिर्फ जवाब लेने। दानियाल साहब सर मैंने सिर्फ एक सेकंड, अगर जो पहले हसन साहब ने बात की वो बड़ी अच्छी बात की कि देखें, अगर आप जब तक लोगों के मसलों को आप डिस्कस नहीं करेंगे पार्लियामान में, अगर आप हर वक्त बाइकआउट करके धज्जियाँ उड़ाएंगे आइन की, तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये इनकी पीटीआई की हकीकत है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हमारे पास प्लान है, मैं आपको प्लान याद कराता हूँ। वो प्लान ये था, कट्टा लेंगे, कट्टे से दूध बेचेंगे, ठीक है ना, मुर्गियाँ लेंगे, मुर्गियाँ अंडे देंगी, उनसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, पेट्रोल पंप्स के टॉयलेट्स चेक करेंगे, लोग जब आके इस्तेमाल करेंगे तो उधर पैसे जमा कराएंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को गिरा के यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये तमाम कहानी नहीं है और ये मजाक नहीं उड़ा रहा, ये आप अपनी अभी स्पीच उनकी निकाल सकते हैं। दीज वर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ दैट तकरीर। ये इनके पास प्लान था और वही प्लान लेकर आज चल रहे हैं। बल्कि मुझे मैंने सेनेटर की तकरीर सुनी, उसने कहा कि उन्होंने किसी को 4 मुर्गियों की जगह 4 मुर्गी और 1 मुर्गी दे दी, मुर्गी मर गई, उसने पर्चा करा दिया। तो ये भी हकीकत है। तो अगर ये इनकी जमात की प्लान है तो व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट। और मैं लाहौर की बात नहीं करता जब तामीर और तरक्की की बात करता हूँ, इनकी सोच जो है ना वो रोड पे ख़त्म हो जाती है। मैं तो, अगर आपने रोड देखनी है, आप रावलपिंडी आ जाएं, आप कोई फैसलाबाद चले जाएं, मैं आपकी इकनॉमिक जनरेशन, मैं आपके इदारों में, आपके वो अस्पतालों को, वो कार्डियोलॉजी हो, वो यूरोलॉजी हो, वो आपके फिशरीज़ का डिपार्टमेंट हो, वो आपका रेलवे का डिपार्टमेंट हो, वो आपका कोई और डिपार्टमेंट हो, हर चीज़ में आगे बेहतरी आ रही है। आपने वो जॉइंट वेंचर्स या वो वेंचर्स किए जो आप आज तक नहीं कर सके। मैं कहूँगा मुआवजना करना है तो इन्हीं में से करना है ना, इन कट्टों वालों से या मुर्गियों वालों से या इनसे हमारा मुआवजना करना है। तो फिर आप करें ये अभी भी। मैं अगर आज आपके दफ्तर में आके ना, अगर आज आपके दफ्तर में सुने, अगर मैं आज आपके दफ्तर में आकर कहूँ कि भाई कि नदीम मलिक साहब बेहतर शो करते हैं या मैं, तो शायद मुझे 1 वोट भी ना मिले। लेकिन अगर मैं ये कहूँ नदीम मलिक साहब बंदे बड़े ख़राब हैं, ये ज्यादती करते हैं, जो उनके साथ इनके खिलाफ है मेरे साथ आ जाए, तो 20 लोग मेरे साथ आ जाएंगे आपके खिलाफ। सर, आपके जो लीडर्स होते हैं वो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, इकट्ठे चलने की बात करते हैं, मुल्क को आगे लेके बात करते हैं, तफरीक नफरत की बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को बाहर बैठाओ, लोगों के बच्चों के सर पे कफन बांध कराओ। जब तक आप सबको एक साझा समझ कर नहीं चलाएंगे तो हालात बद से बदतर होंगे। आप कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।